जो हकीकत ना समझे वो ग्रहों की रहमत के बजाय उनके गजब का निशाना बन जाते हैं। चलो नमस्कार और आदाब मेरे दोस्तों, आपके दोस्त और मार्गदर्शक इरफान एक बार फिर आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर हाजिर है। जब हम कुंडली देखते हैं और पाते हैं कि कोई ग्रह बहुत अच्छी जगह पर है, मजबूत है, अच्छी गरिमा में है, शायद उच्च का है, तो हम उम्मीद करते हैं कि उस ग्रह की दशा में, अंतर्दशा में, अहम गोचर में हमें शानदार नतीजे मिलेंगे। मिसाल के तौर पर हम में से बहुतों को बस इंतजार था बृहस्पति के मीन राशि में आने का, और अब बृहस्पति मीन में आ गया है। अब हमें बहुत अच्छे नतीजे मिलने वाले हैं, तो हम कुछ गोचर के अच्छे नतीजों का इंतजार करते हैं। मगर आमतौर पर जब गोचर होता है तो पहले 45 से 60 दिनों में ही कुछ इशारा मिल जाता है कि गोचर अच्छा रहेगा या नहीं। यही बात दशा, खास तौर पर किसी ग्रह की दशा के दौरान भी लागू होती है। क्या हमें बहुत अच्छे नतीजे मिलेंगे या नहीं? अब कभी कभी हम किसी ग्रह से बहुत अच्छे नतीजों की उम्मीद करते हैं, मगर जब नहीं मिलते तो सोचते हैं कि गड़बड़ कहाँ हुई, ग्रह की गरिमा और ताकत का आकलन करने में हमसे कहाँ चूक हुई। फिर हम कुंडली देखते हैं और कहते हैं, क्या मेरा बृहस्पति उच्च का है, मेरी चंद्रमा अच्छी जगह पर है, वृषभ राशि में है, पैसा आना चाहिए मगर आता नहीं। एक वजह सिर्फ ग्रहों की स्थिति नहीं होती, बल्कि ये भी होती है कि हम ग्रह की ताकत और गरिमा का इस्तेमाल या व्यवहार कैसे कर रहे हैं। ग्रह का मजबूत होना इस बात की गारंटी नहीं कि हम भी उस ग्रह की नैतिकता के मुताबिक बहुत अच्छा काम करेंगे। हमें आजाद चुनाव दिया गया है कि हम ग्रह की ताकत का इस्तेमाल कैसे करें। तो अगर कुंडली में बृहस्पति मजबूत है मगर हम गलत जानकारी देते हैं, जानकारियां इनका इस्तेमाल करने में गरिमामय या नैतिक नहीं है, हम चालाकी से काम लेते हैं, तो जाहिर है बृहस्पति हमें बेहतरीन नतीजे कैसे देगा। खास तौर पर अगर हम बाप का आदर नहीं करते। याद रखिए, बाप पहले गुरु होते हैं, माँ भी और दूसरे आचार्य भी, दूसरे गुरुजन भी और वो लोग भी जिनसे हम काम पर भी सीखते हैं। अगर हम उनका आदर नहीं करेंगे तो अच्छे नतीजे कैसे मिलेंगे? यही बात शनि के साथ है। मैं ऐसे बहुत लोग जानता हूँ जिनकी कुंडली में शनि की बहुत अच्छी स्थिति है, मगर फिर भी उनकी जिंदगी में कोई व्यवस्था नहीं है। बस ये याद रखिए और समझिए, कुंडली में शनि मजबूत होने का मतलब ये नहीं कि आप अपने आप ही व्यवस्थित और अनुशासित हो जाएंगे। वो आपको ताकत देता है, मगर आजाद चुनाव की ताकत भी देता है। इसीलिए क्योंकि हमारे पास आजाद चुनाव है, हम ज्योतिषीय जानकारी का इस्तेमाल अपनी जिंदगी को राह दिखाने के लिए कर पाते हैं। कुंडली में स्थिति की कोई गारंटी नहीं होती, सिर्फ एक ज्यादा संभावना या प्रबलता होती है। तो ये हमें संभावित बनाता है कि हम किसी ग्रह की ताकत का इस्तेमाल बहुत अच्छे नतीजे पाने के लिए कर सके। मगर हम क्या करते हैं? हम ग्रह की फितरत, उसके चरित्र, उसकी उम्मीद के जो चीज वो दर्शाता है उसके मुताबिक सच्चे नहीं रहते। तो अगर हमारा शनि अच्छी जगह पर है मगर हम व्यवस्थित नहीं है, अनुशासित नहीं है, वफादार नहीं है, समर्पित नहीं है, तो जाहिर है हम ग्रह की गरिमा और ताकत को बर्बाद कर देंगे। और ये ग्रह, खास तौर पर पापी ग्रह, और उन पर भी शनि जो कर्म का संतुलक है, अगर आप ग्रह की ताकत के मुताबिक सच्चे नहीं है, तो जब भी शनि की दशा या अंतर्दशा आएगी या शनि आपकी जन्म कुंडली की स्थिति या किसी खास घर पर गोचर करेगा, तो वो उस घर की परेशानियां देगा, वो आपसे कीमत वसूलेगा। कभी कभी हम इसे समझ नहीं पाते और कई बार हमारी साढ़े साथी वो सूचक होती है जो बताती है कि कुंडली में शनि बहुत अच्छी स्थिति में है या नहीं, क्योंकि वो आपको बताएगी हमें जो नतीजे मिल रहे हैं उससे कि शनि हमसे खुश है या नहीं। मुझे एक शख्स का किस्सा याद आता है, एक तुला लग्न वाला जिसकी 10वें घर में कर्क राशि में बृहस्पति उच्च का था। वो एक बहुत नामी, इज्जतदार, धनी परिवार में पैदा हुआ था और उसकी शानदार तालीम हुई थी, बेहतरीन योग्यताएं थी। 24 साल की उम्र तक उसकी बहुत अच्छी, आरामदायक जिंदगी थी। असल में 24 साल की उम्र में जब बृहस्पति दूसरी बार उसके 10वें घर में आया तो उसे बहुत अच्छी पेशेवर कामयाबी मिली। उसे गाड़ी मिली, पैसा मिला, वो सब कुछ मिला जो चाहिए था। 24 साल की उम्र की कामयाबी की दास्तान। मगर क्या हुआ कि उसके बाद जब उसने 36 साल की उम्र में बृहस्पति की तीसरी वापसी देखी, जब बृहस्पति गोचर में अपनी उच्च राशि में आया, तो उसने पाया कि अचानक उसकी नौकरी चली गई। उसकी एक मीटिंग बुलाई गई, एक कमेटी बनाई गई और उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया गया।
उसे बेइज्जती से निकाला गया। सुरक्षा गार्ड्स ने उसे संस्था से बाहर तक पहुंचाया और उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। कोई भी संस्था उसे छूने को तैयार नहीं थी। तो उसके 24वें और 36वें साल के बीच क्या गलत हुआ? ये हुआ कि वो डेटा में हेराफेरी कर रहा था। वो सही जानकारियां सही इन नहीं दे रहा था, जबकि बृहस्पति ज्ञान का सूचक है और वो आगे बढ़ने के लिए डेटा का गलत इस्तेमाल कर रहा था। डेटा में हेराफेरी करके वो अपने काम की बहुत अच्छी तस्वीर पेश कर पाता था, इंक्रीमेंट पाता था, इनाम पाता था, इंसेंटिव पाता था और प्रमोशन भी पाता था। तो जब वो पकड़ा गया तो उसे बेइज्जती के साथ संस्था से निकाल दिया गया और कोई भी उसे छूने को तैयार नहीं था। मुझे इस शख्स के बारे में तब पता चला जब उसे बेइज्जती के साथ उसकी संस्था से, उसके फर्ज से निकाला गया। उसने मुझसे संपर्क किया और पूछा क्या हुआ। मेरा बृहस्पति तो उच्च का है। फिर मैंने उससे पूछा उसकी जिंदगी में कहाँ तक बृहस्पति ने उसे अच्छे नतीजे दिए। उसने बताया 24 साल तक उसकी तालीम, योग्यताएं, इनाम और पेशेवर कामयाबी में बहुत शानदार दौर था। अगले 2-3 साल भी बहुत अच्छे थे, मगर उसके 28वें 29वें साल के बाद से जब वो ज्यादा ताकत, ज्यादा पैसे, ज्यादा अधिकार के लिए बहुत लालची हो गया तो उसने ग्रहों की ऊर्जा का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। बृहस्पति ने उसे आगे बढ़ने और जानकारी का इस्तेमाल या दुरुपयोग करने की इजाजत दी, मगर जब वक्त आया तो वार हुआ। एक और किस्सा याद आता है एक शख्स का, मेष लग्न वाला, चौथे घर में कर्क राशि में चंद्रमा अपनी ही राशि में बहुत मजबूत था। उसकी एक बहुत प्यारी देखभाल करने वाली माँ थी, क्योंकि चौथे घर में चंद्रमा बहुत मजबूत था। वो भी एक अच्छे, धनी, बहुत ही प्यार और देखभाल वाले परिवार में पैदा हुआ था, मगर उसके ग्रहों की स्थिति की वजह से चंद्रमा भी बहुत मजबूत था और चंद्रमा सबसे तेज चलने वाले ग्रहों में से एक है। असल में सबसे तेज चलने वाला ग्रह है। उसकी नौकरी की प्रकृति कुछ ऐसी थी कि उसे बहुत सफर करना पड़ता था और इसलिए वो ज्यादातर वक्त अपनी माँ से दूर रहता था। और ये हुआ कि उसकी माँ को एक गंभीर बीमारी हो गई और कोई भी उसकी देखभाल करने वाला नहीं था। उसके भाई बहनों को जिम्मेदारी दी गई। हालांकि ये शख्स सबसे बड़ा बेटा था, मगर वो अपनी माँ की देखभाल नहीं कर पाया। उसकी बीवी, उसकी जीवन संगिनी ने भी माँ की कोई मदद करने से इनकार कर दिया, कुछ पैसे देने को भी तैयार नहीं थी ताकि भाई कम से कम माँ की भलाई में हिस्सा डाल सके। और इसलिए वो अपनी माँ से बात भी मुश्किल से कर पाता था, उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाता था, अपनी बीवी के दबाव की वजह से जो उसकी माँ से बहुत नहीं पटती थी। इसलिए वो अपनी माँ से दूर ही रहा। असल में उनके आखिरी दिनों में जब वो जिंदा थी, वो उससे मिलने की कोशिश कर रही थी। माँ उसे बताना चाहती थी कि वो उससे बात करना चाहती है, मगर वो उनसे बात नहीं कर पाया और वो चल बसी। उनके गुजरने के साल के भीतर ही, मेरे ख्याल से 6 से 9 महीने में, उसने पाया कि उसकी सफर वाली नौकरी चली गई। उसका पर्यटन से जुड़ा काम था, उसकी नौकरी गई और उसके घर में और मुश्किलें पैदा हुई। 1 साल के भीतर उसकी बीवी ने तलाक के लिए अर्जी दे दी। कहा, तुम हमेशा सफर में रहते हो, तुम कभी यहाँ नहीं होते, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। तो उसने अपनी जीवन संगिनी खो दी। तलाक की कार्रवाई की वजह से उसकी बीवी को उसका घर भी मिल गया। उसने अपनी संपत्ति का 50% खो दिया। बच्चे बहुत छोटे थे, इसलिए उसकी बीवी को हिफाजत मिल गई और उसे हफ्ते में बच्चों से मिलने के लिए सिर्फ सीमित घंटे ही मिले। उसका चौथा घर बर्बाद हो गया क्योंकि चंद्रमा वहां स्थित था, चौथे घर का मालिक था। उसके अपने घर की शांति और तालमेल तबाह हो गया क्योंकि उसने माँ के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। जब वो उससे मिलने की कोशिश कर रही थी तो उसने उनसे बात तक नहीं की। तो हमें बहुत सावधान रहना चाहिए कि हम किन ऊर्जाओं को बर्बाद कर रहे हैं। अगर आप महाभारत की गांधारी और दुर्योधन की पौराणिक कहानी जानते हैं तो हम जानते हैं कि ज्यादातर पांडवों और कृष्ण के पास बहुत ताकत थी और कोई भी उन्हें हरा नहीं सकता था। अर्जुन के पास तो सारे दिव्य अस्त्र शस्त्र थे और कोई भी अर्जुन को हरा नहीं सकता था। मगर क्या हुआ, गांधारी, दुर्योधन की माँ, ने एक प्रतिज्ञा ले रखी थी क्योंकि उसकी शादी एक अंधे शख्स, दुर्योधन के बाप धृतराष्ट्र से हुई थी। इसलिए उसने प्रतिज्ञा ले रखी थी कि वो भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेगी ताकि वो भी ना देख सके, क्योंकि उसका पति देख नहीं सकता था। कई सालों तक उसने अपनी आंखों से पट्टी नहीं हटाई थी। जब उसे पता चला कि ये महाभारत
ये युद्ध शुरू होने वाला है। तो उसने दुर्योधन से कहा, कृपया गंगा में स्नान करो और बिना कपड़ों के मेरे पास आओ। गांधारी क्या करना चाहती थी? इतने सालों बाद पट्टी हटाना चाहती थी और पहली नजर उसके बेटे दुर्योधन पर पड़नी चाहिए थी। और अगर वो उसे देख पाती तो उसकी आंखों की किरणें उसे अजय बना देती। कोई भी उसे छू नहीं सकता था या नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। दुर्योधन मान गया। तो अगले दिन सुबह सुबह वो गंगा गया। उसने स्नान किया और पानी से बाहर आया और बिना शरीर पर कोई कपड़े के वो अपनी माँ के महल की तरफ जा रहा था। मगर कृष्ण ने रास्ते में उसे देखा और रोक लिया। पूछा, तुम क्या कर रहे हो? तुम अपनी माँ के महल की तरफ नंगे क्यों जा रहे हो? उसने कहा, मेरी माँ ने मुझे आदेश दिया है इसलिए जा रहा हूँ। कृष्ण को समझ आ गया कि गांधारी क्या करने जा रही है। उसे उस सब का ज्ञान था जो होने वाला था और जो अतीत में हो चुका था। तो कृष्ण ने उससे कहा, ये ठीक नहीं है। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं? तुम छोटे बच्चे नहीं हो। तुम्हारी माँ ने तुम्हें तब देखा था जब तुम बहुत छोटे थे। कम से कम अब अपने निजी अंग, अपनी जांघ को कुछ पत्तों से ढक लो अगर और कुछ नहीं। ना चाहते हुए दुर्योधन मान गया। उसने कुछ पत्तों से अपनी जांघ ढक ली और अपनी माँ के पास गया। उसकी माँ ने पूछा, क्या तुमने स्नान किया और क्या तुम नंगे खड़े हो? उसने कहा, हाँ। उसकी माँ ने पट्टी हटाई और उसकी आंखों की सारी किरणें अपने पति के ना देख सकने की वजह से ना देखने की प्रतिज्ञा की सारी ताकत, उसके वादे की, फर्ज की, चरित्र बल की सारी शक्ति दुर्योधन पर पड़ गई, सिवाय उसकी जांघ के इलाके के जिस पर माँ की पहली किरणें नहीं पड़ी। जब गांधारी ने कहा, तुमने क्या किया? दुर्योधन ने कहा, ठीक है, मैं अब पट्टे हटा सकता हूँ। उसने कहा, कुछ नहीं होगा। जो पहली किरणें तुम पर पड़ी है उन्होंने तुम्हें सारी ताकत दे दी है। वैसे भी वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकती थी। तो जब महाभारत का युद्ध चल रहा था और दोनों तरफ के ज्यादातर योद्धा और कम से कम दुर्योधन के 100 भाई मारे जा चुके थे, तो उसका और भीम अर्जुन के भाई का मुकाबला हुआ। कृष्ण ने भीम को हिदायत दी कि दुर्योधन की जांघ के इलाके पर वार करो क्योंकि वही एक कमजोर हिस्सा था। और फिर भीम ने ऐसा करना शुरू कर दिया। उस वक्त तक दुर्योधन जीत रहा था। भीम थक चुका था और दुर्योधन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा था। मगर क्योंकि कृष्ण ने हिदायत दी थी और दुर्योधन की जांघ के इलाके पर भीम के वार लगते रहे, कुछ देर बाद वो गिर पड़ा, बुरी तरह घायल हो गया और उसकी भी मौत हो गई। और तब जाकर महाभारत का युद्ध खत्म हुआ। तो ये हमें बताता है, पौराणिक कहानियां हमें बताती है कि ग्रहों की ऊर्जा हमें कैसे आकार देती है। इससे एक संबंध है, मगर ये भी कि हम लोगों का आशीर्वाद भी मांगते हैं, चाहे वो हमारे गुरु हो, हमारे माता पिता हो या वो करीब और लाचार हो जिनकी हमने मदद की है। और आशीर्वाद की वजह से और जो चरित्र हमने दिखाया है उसकी वजह से हम ग्रहों में ताकत भी जोड़ते हैं। अगर हम बहुत अच्छी ग्रहीय ताकत होने के बावजूद उस रास्ते पर नहीं चलते जिसकी ग्रहों को उम्मीद है, उस नैतिक आचरण पर जिसका वो प्रतिनिधित्व करते हैं, ग्रह की व्यक्तित्व और चरित्र पर, तो हम ग्रहों की ताकत कमजोर कर देते हैं। और इसका नुकसान सिर्फ हमें ही होता है। अगर आप नैतिक नहीं है, अगर आप चालाकी करते हैं, अगर आप धोखा देते हैं, अगर हम अपने जीवन संगी या बेहतर आगे के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, अगर हम काम पर धोखा देते हैं, किसी और की कमाई का श्रेय लेते हैं, करीबों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, तो हम अपनी ज्यादातर ग्रहीय ऊर्जाओं को बर्बाद कर देते हैं। और वो भौतिकवादी जिंदगी जो हम चाहते हैं, वो कामयाबी जो हम चाहते हैं, हमें नहीं मिलेगी क्योंकि हमने सारी ग्रहीय ताकत बर्बाद कर दी है। तो अगर आप बेहतर भौतिक ताकत चाहते हैं तो ये भी हम पर है कि हम अपने व्यवहार में नैतिक रहें और ग्रहों के चरित्र के प्रति सच्चे रहें, वरना हम ग्रहों की ताकत और हमें अच्छे नतीजे देने की उनकी क्षमता को बर्बाद कर देंगे और असल में हम ग्रहों की रहमत के बजाय उनके गजब का निशाना बन जाएंगे। तो दोस्तों, अपनी ग्रहों की स्थिति को देखिए और समझिए, और जहां भी आपने मुश्किल दौर देखा है, गहराई से देखिए कि कौन सी अंतरिक्षा चल रही थी, कौन सा ग्रह उस इलाके पर गोचर कर रहा था जहां आपको परेशानी हो रही है, और कौन सा ग्रह उस खास धर का मालिक था, और कौन सी दशा और अंतरिक्षा चल रही थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी कुंडली में किस ग्रह को बेहतर तरीके से, ज्यादा मजबूती से सुदृढ़ करने की जरूरत है, ताकि आप जिंदगी के उस हिस्से से बेहतर नतीजे पा सकें। मैं एक सिलसिला करने जा रहा हूं कि हर एक ग्रह, हम कैसे ग्रह की ताकत को बर्बाद या कम कर सकते हैं, और ग्रह के चरित्र के जरिए हम क्या कर सकते हैं।
हर खास ग्रह की ताकत और गरिमा को कैसे प्रभावित कर सकते हैं ताकि हम बेहतर नतीजे पा सके। मगर हम ये एक आने वाले सिलसिले में करेंगे जो मैं हर ग्रह के लिए करूंगा। तब तक दोस्तों कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मेरी निजी परामर्श चाहते हैं तो कृपया मुझसे नीचे दिए गए लिंक के जरिए संपर्क करें। और किसी और वक्त किसी और वीडियो में ये आपका दोस्त और मार्गदर्शक इरफान विदा लेता है। चाओ, शुक्रिया।